तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने फार्माकोग्नोसी बी फार्मा 4 सेमेस्टर के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब देखिए इसकी पीडीएफ आप लोग को वीडियो अपलोड होने के 1 या 2 घंटे के अंदर हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी। 2 मार्क्स के सेक्शन में जाके आप लोग वहाँ पे डाउनलोड कर लेना। लेकिन देखिए पीडीएफ तो ठीक है बट प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए, लेकिन फिर भी हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए कि इस 2 मार्क्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन सबको मिला के ही आपका पेपर देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, तो क्या ही देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अब यही है कि 2 मार्क्स में हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप लोग को इसमें से एज इट इज़ ना देखने को मिले, लेकिन फिर भी देखने को उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिलेगा। हो सकता है कुछ 7 या 5 मार्क्स वाले से मिल जाए, तो वो चीज़ें देखिए आप लोग को अपने हिसाब से देखनी पड़ेंगी। बाकी आपको पता है 2 मार्क्स कहीं से भी पूछ लेते हैं, तो देखिए आप बिल्कुल इस तरीके से मत देखिए कि आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है, लेकिन हाँ इस तरीके से देखिए कि आप लोग को एक आइडिया लगेगा कि 2 मार्क्स कैसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सारी बातों के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा फार्माकोग्नोसी के ऊपर ही देखने को मिल जाता है। अब देखिए फार्माकोग्नोसी क्या है। फार्माकोग्नोसी हमारी कह सकते हो वो ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की जिसमें हम लोग उन ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं जो नेचुरल सोर्सेज से हमें देखने को मिलती हैं। जैसे आपको पता है आजकल ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं वो हमारी सिंथेटिक सोर्सेज से देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी ड्रग्स हैं जो नेचुरल सोर्स से हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स। तो उनकी जो स्टडी होती है और नेचुरल सोर्सेज से भी जो ड्रग हम लोग एज इट इज ज़्यादातर यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने सुना होगा कि अदरक भी हमारे एक ड्रग की तरह काम कर सकता है। ठीक है, कभी कभी बीमारियों में तुलसी वगैरह का यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, एलोवेरा हो गया। तो ये सारे हमारे फार्माकोग्नोसी के अंदर हमारी ये ड्रग्स आ जाती हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर हो रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ अवॉइड करेगा, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है कुछ चीज़ें, बट यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना मेरे कंट्रोल में है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है व्हाट आर वेरियस सोर्सेज। अब देखिए ये जो हमारी नेचुरल ड्रग्स हैं तो ये हमें कहाँ से देखने को मिल सकती हैं। तो भाई देखिए नेचुरली हमें क्या क्या भाई हमें प्लांट से देखने को मिल सकती हैं, एनिमल से देखने को मिल सकती हैं, मरीन सोर्सेज यानी कि जो हमारे समुद्री जीव होते हैं या फिर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ से हमें देखने को मिल सकती हैं, मिनरल सोर्स मिनरल से हमें देखने को मिल सकती है, और माइक्रोबायोलॉजिकल, ठीक है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ से भी हमें कुछ दवाएं देखने को मिलती हैं, जैसे हमारी बहुत सी एंटीबायोटिक्स वगैरह होती हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारे इसके अंदर आता है डिफाइन प्लांट सोर्सेज। अब देखिए नेचुरल में जो हमारा प्लांट सोर्स है, अब देखिए एक चीज़ है कि नेचुरल के अंदर भी हो सकता है आप लोगों से हर एक के बारे में स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं। तो अब इनमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम लोगों ने रख लिया, जैसे प्लांट और एनिमल ज़्यादा चांसेज है पूछने के, लेकिन पूछा बाकी भी जा सकता है, तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब नोट्स में सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो प्लांट सोर्सेज की बात करें तो इसमें देखिए भाई प्लांट से हमें अब देखिए प्लांट से ना, जैसे हमारे प्लांट के अंदर होते हैं कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स। अब इनके बारे में डिटेल में आप लोग जो है यूनिट 4 में जाके पढ़ सकते हो। बाकी इतना नहीं जानना तो सिंपली समझो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट से ड्राइव किए जाते हैं। और प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, देखिए मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी प्लांट मेटाबॉलिज्म से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हम लोग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। तो देखिए जो एल्कलॉइड्स हैं, तो एल्कलॉइड्स के अंदर भी जैसे बहुत सारी क्लास होती है, जैसे एल्कलॉइड्स एक क्लास है, अब इसके अंदर ड्रग होगी मॉर्फिन हो गई, क्विनिन हो गई, और ग्लाइकोसाइड्स के अंदर हमारे डिजॉक्सिन, सेनोसाइड। तो ये सारी हमारी ड्रग्स हैं जो कि प्लांट से हमें ऑब्टेन देखने को मिलती हैं, पेपरमिंट ऑयल वगैरह हो गया। उसके बाद देखिए एनिमल सोर्सेज की बात करें तो भाई एनिमल सोर्सेज में जैसे हमारा जो इंसुलिन हार्मोन होता है, थायराइड वगैरह हो गए, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। और एंजाइम्स की बात करें तो पैनक्रियाटिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सारे हमारे एनिमल सोर्स से हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो टॉक्सिन्स एंड वेनम्स होते हैं, ठीक है, तो ये भी हमें एनिमल सोर्स से हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी ड्रग्स हो गई हमारे यहाँ पे मतलब ये हमारे 4th क्वेश्चन हो गए। और बाकी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। तो अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स मतलब हमारे वो ड्रग्स होती हैं जो कि डायरेक्ट पार्ट होती हैं किसी प्लांट का। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने तुलसी की जो पत्तियां हैं, ठीक है, उसको एज इट इज, ठीक है, डायरेक्टली पत्ती को यूज कर लिया, तो वो हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गई। अब मान लीजिए आप लोगों ने उस तुलसी की पत्ती से जो है कुछ केमिकल प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है जो कि काम करता है उसको आप लोगों ने निकाल लिया, तो वो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गई। तो ये हमारे डायरेक्ट पार्ट होते हैं, जैसे कि, और इनके अंदर प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे लीव्स में तुलसी हो गया, फ्रूट्स में आंवला हो गया, ठीक है, रूट में जिंजर हो गया। तो इन सबको हम लोग डायरेक्टली भी तो यूज कर लेते हैं, तो ये हमारा ऑर्गेनाइज्ड हो गई। और इन्हीं में से मान लीजिए कि हम लोग जो है चीज़ों को निकाल के
की यूज करें तो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। तो ये डायरेक्ट पार्ट नहीं होती है, बल्कि जो हमारा प्लांट के पार्ट होते हैं उनसे ड्राइव करी जाती है, ठीक है, हमारे बहुत सारे केमिकल प्रोसेस जैसे कि एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन के थ्रू। उसके बाद इनके अंदर प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा ड्राइड लैटेक्स हो गया, ठीक है, गम्स हो गए, रेजिन्स हो गए, ये सारे हमारे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है डिस्क्राइब वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब देखिए जो हमारा क्रूड ड्रग्स है ना, तो भाई इनको क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारे अलग अलग सिस्टम होते हैं। जैसे कि अल्फाबेटिकल में आप लोग समझो कि मान लो जो ए वाली ड्रग हैं उनको सबसे पहले कर दिया, जितनी भी ड्रग्स का नाम बी से शुरू है तो उनको बाद में कर दिया, तो ये अल्फाबेटिकल हो गया। फिर मॉर्फोलॉजिकल में, ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि वो कहाँ से मिली हैं, जैसे कि अगर हमारा रूट से मिली है, फ्रूट से मिली है, तो उस तरीके से हो गया। तो इसी तरीके से देखिए अलग अलग हमारे क्लासिफिकेशन है। तो मान लीजिए अगर आता है तो 2 मार्क्स में तो आप लोग सिर्फ नाम लिख के छोड़ देना, लेकिन लॉग में आता है तो आप लोगों को सभी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और सभी का एक्सप्लेनेशन आप लोग को हमारे यूनिट 1 के लेक्चर वीडियो में मिल जाएगा। बाकी देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा जो है कुछ इंपॉर्टेंट को देखें तो जैसे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कभी कभी आप लोगों से अलग से पूछ लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे ऐसे क्लासिफाई करते हैं कि कहाँ से वो मिला है, ठीक है, जैसे कि रूट्स हो गया, लीव्स हो गए। तो अब इनको फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, और ये 2 टाइप कौन से हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। जी हाँ, यानी कि ये जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड हम लोगों ने देखा, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी है। तो ये हो गया मॉर्फोलॉजिकल। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, तो अब ये केमिकल में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे कैटेगराइज करते हैं कि ये हमें मतलब इनके अंदर क्या केमिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, क्या कंपोजिशन है। जैसे कि एल्कलॉइड्स, स्टेरॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, तो एल्कलॉइड्स जितने हैं उनको हम लोगों ने अलग रख लिया, स्टेरॉइड्स को अलग रख लिया, ग्लाइकोसाइड्स को अलग रख लिया, तो ये हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद देखिए फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे क्लासीफाई करता है कि मतलब ड्रग्स हमारी किस तरीके से काम कर रही है या फिर किस लिए यूज करी जा रही है। जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी मैकेनिज्म है तो वो अलग हो गया, ठीक है, एंटी एस्थमेटिक अलग हो गए, एंटी कैंसर अलग हो गए, तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद देखिए ड्रग अडल्ट्रेशन की बात करें फाइनली, तो ड्रग अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। तो देखिए मिलावट आपको पता है आजकल हर चीज़ों में चल रही है, तो ड्रग अडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनमें क्या होता है कि अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए लोग क्या होते हैं बहुत ही सस्ता चीप सामान ऐड कर देते हैं, इन्फीरियर सब्सटेंस, यानी कि जो लो क्वालिटी का सब्सटेंस है, हार्मफुल, उनको ऐड करके और अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जब मिलावट कर दी जाती है तो ड्रग अडल्ट्रेशन हो गया। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे जो हमारे आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं तो उनमें क्या होता है समटाइम्स हम लोग जो है चीपर सिंथेटिक केमिकल्स का जो है यूज़ कर लेते हैं दुकानदार, जो कि उनकी पोटेंसी को यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ड्रग अडल्ट्रेशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए यूनिट 1 के हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ना बात करें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बन जाता है क्रूड ड्रग्स के ऊपर। अब क्रूड ड्रग्स क्या है, देखिए क्रूड ड्रग्स वही जो हमारी रॉ फॉर्म में जो ड्रग्स होती हैं, यानी कि जब भी हम लोग यहाँ पे अपने किसी ड्रग को जो है बिल्कुल यहाँ पे एज इट इज यूज कर लेते हैं, या फिर बहुत ही मिनिमल या फिर नो प्रोसेसिंग, मतलब कि वो जो ड्रग है, ठीक है, या तो हम लोगों ने उसको एज इट इज यूज कर लिया या तो बहुत ही कम प्रोसेसिंग हुई और तब हम लोगों ने यूज कर लिया, तो वो हमारा क्रूड ड्रग्स कहलाती है। जैसे मान लीजिए सेम वही चीज़ है, ठीक है, हम लोगों ने तुलसी की पत्ती ली, अब उसको डायरेक्टली हम लोगों ने यूज कर लिया तो क्रूड ड्रग है। और मान लीजिए डायरेक्टली नहीं यूज करके थोड़ा सा उसको हम लोगों ने ड्राई कर लिया, ठीक है, धूप में सूखने के लिए रख दिया, तो भी हमारी वो क्रूड ड्रग है, क्योंकि हम लोगों ने देखिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी किया है। तो यही होता है कि जब भी हम लोग डायरेक्टली या फिर बहुत ही मिनिमल प्रोसेसिंग में कोई ड्रग को यूज करते हैं तो वो हमारी क्रूड ड्रग्स हो जाती है। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट डू यू मीन बाय कल्टीवेशन। अब देखिए कल्टीवेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग के हिसाब से, इसमें फैक्टर्स वगैरह बहुत डिटेल में इसको आप लोग को जरूर देख लेना है। बाकी देखिए शॉर्ट में आप इतना समझो, कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना, किसी चीज को उगाना। तो यहाँ पे देखिए कल्टीवेशन का मतलब है जब भी हम लोग यहाँ पे जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हमें चाहिए होते हैं, भाई दवा हमें इन्हीं मेडिसिनल प्लांट से मिलती है, हर प्लांट से थोड़ी मिलती है, जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनसे मिलती है। तो जब मेडिसिनल प्लांट्स को हम लोग ग्रो करते हैं और उसको यहाँ पे फिर फाइनली यहाँ पे ग्रो करने के बाद जब वो ग्रो हो जाता है, काटते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी कल्टीवेशन के अंडर आ जाती हैं। बाकी इसको डिटेल में आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा था एनलिस्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे देखिए प्लांट प्रोपोगेशन का मतलब ये कि कैसे हम लोग यहाँ पे प्लांट्स को जो है कह सकते हो फैलाते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो खेती कैसे करते हैं प्लांट्स की, या फिर कैसे उनको उगाते हैं। तो उसके देखिए प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्रसार करना है किसी चीज़ का, यानी किसी चीज़ को फैलाना। तो भाई देखिए जब हम लोग यहाँ पे खेती करते हैं तो हम लोग एक प्लांट थोड़ी उगाते हैं, हम लोग बहुत सारे प्लांट्स उगाते हैं, बहुत सारी सीड्स से हम लोग यहाँ पे जो है कह सकते हो एग्रीकल्चर खेती करते हैं। तो वहाँ पे उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो इसके देखिए 2 मेथड्स होते हैं। पहला होता है सेक्सुअल मेथड्स, दूसरा होता है एसेक्सुअल मेथड। अब इनके अंदर देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम लिख दिए हैं, तो 2 मार्क्स में तो देखिए नाम सफिशिएंट है, लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो आप लोग को सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, तो आप लोग देख लेना।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा था एनलिस्ट वेरियस प्लांट हार्मोन्स। अब देखिए प्लांट्स में भी हमारे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि इनकी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, या फिर देखिए प्लांट हार्मोन्स को हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोल सकते हैं। तो ये करते क्या है कि प्लांट की ग्रोथ को जो है या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। तो देखिए जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने वाले हार्मोन्स हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे प्लांट की ग्रोथ को कम भी करते हैं। तो जैसे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में हमारा ऑक्जिन्स आ गया, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन्स, और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में हमारा एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। बाकी ये पांचों है हमारे प्लांट हार्मोन। अब इनको एक एक करके भी देख लेते हैं क्योंकि अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ऑक्जिन्स के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑक्जिन है ये हमारा क्या है, ऑक्जिन हमारा एक टाइप का प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, ठीक है, ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। बाकी कैसे प्रमोट करता है, तो देखिए ये हमारा जो प्लांट के स्टेम होते हैं उनको इलोंगेट यानी कि उनको बढ़ाने में, उनकी लंबाई, उनकी इलोंगेशन में हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे जो जड़ें होती हैं, तो जड़ें आपको पता है धीरे धीरे बहुत अंदर तक जाती हैं, तो उनके फॉर्मेशन में भी ये हमारा रोल प्ले करता है। उसके बाद जो फ्रूट डेवलपमेंट है उसमें भी यहाँ पे इसका रोल देखने को मिलता है। बाकी ये दो टाइप का होता है, नेचुरल और सिंथेटिक भी बनाया जा सकता है। और नेक्स्ट हमारा साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे देखिए साइटोकाइनिन ये हमारा वो हार्मोन होता है जो कि प्लांट में सेल डिवीजन कराता है, ठीक है, और ये हमारा रूट्स वगैरह में देखने को मिलता है। इसके अंदर प्यूरिन रिंग होती है, और ये हमारा लीफ सेनेसेंस यानी कि कह सकते हो जो लीफ में एजिंग होती है लीफ की, उनको यहाँ पे थोड़ा सा लो करता है। और गिबरेलिन्स की बात करें तो ये एसिडिक नेचर का होता है, ये स्टेम और लीफ इलोंगेशन में हेल्प करता है, और ये फ्रूट ग्रोथ और जर्मिनेशन यानी कि जर्मिनेशन मतलब कि जो हमारा सीड है, ठीक है, वो कैसे हमारा प्लांट बनाएगा, तो उन सब चीज़ों में हमारा ये हेल्प करता है। तो देखिए ये तीनों थे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। अब नेक्स्ट जो बाकी बचे दो हैं वो है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो एब्सिसिक एसिड क्या है, नेचुरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ये हमारा मैच्योर लीव्स, रूट्स और डेवलपिंग सीड्स में पाया जाता है। ये लीव्स की फॉलिंग को प्रमोट करता है, यानी ये पत्तियों को पत्तियां जो झड़ती हैं ना कभी कभी पतझड़ के टाइम में, तो वहाँ पे इसमें हमारा यही जो है हार्मोन रोल प्ले करता है। बाकी ये शूट ग्रोथ को भी इनहिबिट करता है। शूट देखिए, शूट मतलब कि जो पेड़ है, ठीक है, उसका जो सबसे अपर पार्ट होता है, जैसे पेड़ की लंबाई बढ़ती रहती है तो ये उसको रोक देता है, यानी कि कह सकते हो जब एक टाइम के बाद जाके पेड़ की लंबाई बढ़ना रुक जाती है तो उसमें यही हार्मोन अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद देखिए इथाइलिन की बात करें तो ये भी हमारा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है एक टाइप का, ठीक है, और ये हमारा जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं, राइपन मतलब पके हुए जो फ्रूट्स, फ्लावर सीड्स होते हैं वहाँ देखने को मिलता है। और ये हमारा लीफ एब्सिशन यानी कि उनकी एज मतलब कह सकते हो जो पत्तियों का कह सकते हो पीला होना, उनका मतलब उनकी एजिंग को यहाँ पे प्रमोट करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन द पॉलीप्लॉइडी। देखिए पॉलीप्लॉइडी हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली मतलब मैनी, प्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पॉलीप्लॉइडी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। जैसे देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हमारे यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन जो हमारा पॉलीप्लॉइड है इसमें जहाँ पे 2 पेयर से ज़्यादा क्रोमोसोम देखने को मिल जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा एक एबनॉर्मल चीज़ है, थोड़ा समझिएगा कि एक एबनॉर्मल चीज़ है। लेकिन देखा जाए ना तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्यों है, क्योंकि एबनॉर्मल तो है लेकिन ये अच्छी इसलिए है क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें प्लांट्स में न्यू स्पीसीज देखने को मिलती हैं, यानी ये प्लांट के एवोल्यूशन में, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करने में और प्लांट साइज को बढ़ाने में, और एडेप्टिबिलिटी यानी कि कह सकते हो जब भी कभी कभी क्या होता है सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो जाती हैं तो वहाँ पे उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने में, इन सब में हमारा ये हेल्प करता है। उसके बाद देखिए बाकी जो ये बाकी के 2 टर्म है ये भी थोड़ा सा रिलेटेड ही हैं, जैसे डिफाइन म्यूटेशन। अब म्यूटेशन मतलब क्या है, देखिए म्यूटेशन का मतलब भी यहाँ पे हो जाता है एक परमानेंट चेंज हो जाना जेनेटिक मटेरियल में। तो देखिए चेंज का मतलब क्या है, जैसे पॉलीप्लॉइडी भी एक टाइप से देखा जाए तो म्यूटेशन ही है, मतलब पॉलीप्लॉइडी म्यूटेशन का ही एक टाइप कह सकते हो, क्योंकि पॉलीप्लॉइडी में क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंजेस हो रहे हैं, और म्यूटेशन में भी क्या हो रहा है, एक चेंज हो रहा है। लेकिन म्यूटेशन में जो मेन चीज़ है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल में ही चेंज देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो पॉलीप्लॉइडी जो ही हमारा म्यूटेशन का ही एक टाइप है, क्योंकि क्रोमोसोम भी हमारा जो है उसी टाइप का होता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए अब इस चेंज से क्या होता है भाई, वही चीज़ होती है कि हमारा यहाँ पे कह सकते हो अब ये चेंज किस टाइप का हो सकता है, जैसे कि ये हमारा जीन में हो सकता है, क्रोमोसोम सेगमेंट में हो सकता है, इंटायर जीनोम में हो सकता है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है भाई, जब ये चेंजेस होंगे तो हमारा प्लांट जो है कह सकते हो इवोल्यूशन में हेल्प करेगा, है ना, उसका कह सकते हो एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो है ये सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि 2 अलग अलग प्लांट स्पीसीज को जब हम लोग यहाँ पे क्रॉस कराते हैं तो जो नया प्लांट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड प्लांट। जैसे कि इसको सिंपली समझिए, मान लीजिए कि कोई इंडियन है, ठीक है, उसने किसी अफ्रीकन से या फिर कह सकते हो उसने किसी दूसरे कंट्री के जो है
दूसरी कंट्री के पीपल से मान लीजिए पर्सन से जो है मैरिज कर ली, ठीक है, तो अब उन दोनों का जो बच्चा होगा वो एक हाइब्रिड होगा, क्योंकि दो अलग अलग स्पेसीज में हमारा यहाँ पे क्रॉस हुआ। तो उसी तरीके से समझ सकते हो आप लोग। बाकी देखिए दिस प्रोसेस हेल्प क्रिएट प्लांट्स दैट आर स्ट्रॉन्गर मोर प्रोडक्टिव। तो यहाँ पे देखिए भाई जब हम लोग यहाँ पे दो अलग अलग स्पेसीज को क्रॉस कराएंगे तो दोनों के कैरेक्टर यहाँ पे उसमें होंगे नहीं, जो नया डेवलप होगा तो वो थोड़ा सा हमारे लिए बेटर हो सकता है ना। तो ये थे हमारे यहाँ पे यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी अब हम लोग बात करते हैं अपने यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब देखिए यूनिट 3 से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है डिफाइन द प्लांट टिश्यू कल्चर। अब प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है? देखिए हम लोगों ने, याद है आप लोग को, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था हमारा एनिमल सेल कल्चर, और हम लोगों ने बैक्टीरियल सेल कल्चर पढ़ा था। उन सब में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे किसी सेल को ले रहे थे, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो चाहे हमारी एनिमल सेल हो, और उसको हम लोग यहाँ पे ग्रो करा रहे थे, है ना, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करा रहे थे। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में भी हम लोग क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर में हम लोग यहाँ पे अपनी कह सकते हो या तो प्लांट सेल से या फिर प्लांट के कुछ पार्ट्स हम लोग लेते हैं और उनको हम लोग ऐसा मीडिया प्रोवाइड करते हैं जो कि उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। और इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग यहाँ पे प्लांट्स को जो है एक स्टेराइल और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो कराते हैं। बाकी देखिए इसका यूज हम लोग मेनली उन प्लांट्स के लिए करते हैं जो कि कह सकते हो थोड़ा सा जिनके लिए खतरा हो चुका है ना, जो कि हमारा कह सकते हो धीरे धीरे हो सकता है कि वो यहाँ पे विलुप्त हो जाए। तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज करके ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो इजीली ग्रो कर सकें। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए इस प्लांट टिश्यू कल्चर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो कैलस कल्चर हो गया, सस्पेंसल कल्चर हो गया, एम्ब्रियो कल्चर। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों से 2 मार्क्स में पूछते हैं तो आप लोग नाम लिख दोगे तब भी सफिशिएंट है, लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो आप लोगों को सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर देख लेना। बाकी देखिए एक होता है डिफाइन द टर्म टोटीपोटेंसी। अब देखिए टोटीपोटेंसी का मतलब ये है कि ये हमारी सिंगल प्लांट सेल की वो एबिलिटी होती है जो कि उसको कंप्लीट प्लांट सेल में डेवलप करने में हेल्प करती है। यानी देखिए इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए हम लोगों ने प्लांट टिश्यू कल्चर हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग एक सेल लेते हैं प्लांट की और उसको डाल के पूरा प्लांट डेवलप करा लेते हैं। लेकिन ये एबिलिटी हर प्लांट में नहीं होती है। जिस प्लांट में एबिलिटी होती है वही प्लांट टिश्यू कल्चर में ग्रो करेंगे। तो जिनमें ये एबिलिटी होती है तो उनको हम लोग इस एबिलिटी का नाम होता है टोटीपोटेंसी, बस। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था डिफाइन द एडिबल वैक्सीन्स। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को पता है वैक्सीन्स आप सभी ने कोरोना में तो लगवाई ही होंगी। तो वैक्सीन्स क्या होता है, जनरली इंजेक्शन के थ्रू दी जाती हैं, लेकिन इंजेक्शन से क्या होता है वैक्सीन सभी लोग नहीं ले पाते, कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो वहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है एडिबल वैक्सीन्स का। इसमें हम लोग करते क्या है कि वैक्सीन्स को हम लोग यहाँ पे जो एडिबल मतलब जिनको खाया जा सकता हो, जैसे कि पोटैटो, टोमेटो, ऐसे जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वैक्सीन्स को इंजेक्ट करके, ठीक है, और यहाँ पे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वीनियंट बनाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि उनको कह सकते हो वैक्सीन को इजीली हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि भाई क्या होता है, हम लोग इन फ्रूट्स या फिर फल को खा लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन पहुंच जाती है। तो यूनिट 3 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिल सकते हैं, तो छोटा सा टॉपिक है। यूनिट 4 की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यूनिट 4 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है रेलेवेंस ऑफ एलोपैथी इन फार्माकोग्नोसी। तो यहाँ पे देखिए भाई फार्माकोग्नोसी का एलोपैथी में क्या रोल है, ठीक है, या फिर वैसे वर्षा कह सकते हो। तो भाई देखिए आपको पता है कि एलोपैथी मतलब जो हमारी अंग्रेजी दवाएं होती हैं, ठीक है, जो हमारा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है। तो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में भी देखिए भाई बहुत सारी जो दवाएं हैं वो हमारी आज के दिन में भी प्लांट से ड्राइव करी जाती हैं। और प्लांट से और अगर नेचुरल सोर्स से कोई दवा ड्राइव करी जाती है तो वहाँ पे हमारा फार्माकोग्नोसी आ जाता है। तो फार्माकोग्नोसी देखा जाए तो एक बेसिस प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारे ड्रग डिस्कवरी का एलोपैथी के अंदर। बाकी एग्जाम्पल की बात करें तो मॉर्फिन हमारी एक बहुत ही फेमस ड्रग है जो कि हमारा एक नेचुरल प्लांट स्पीसीज पैपावर सोमनीफेरम से ड्राइव करी जाती है। और नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देखिए ट्रेडिशनल सिस्टम का मतलब हमारा ऐसा सिस्टम जो कि किसी पार्टिकुलर जगह पे ही ओरिजिनेट हुआ हो या फिर वहाँ पे जाके फेमस हुआ हो। तो अब यहाँ पे ट्रेडिशनल सिस्टम देखिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं इंडिया के, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके अंदर हम लोग उन मेडिसिनल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं जो कि या तो इंडिया में ओरिजिनेट हुई हैं और या तो इंडिया में कह सकते हो फेमस हुई हैं, हो सकता है ओरिजिनेट इंडिया में ना हुई हो। तो इनके अंदर हमारा जो मेजर आ जाता है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी। अब देखिए आयुर्वेदा सिद्धा ओरिजिनेट भी इंडिया में हुआ है, इवॉल्व भी इंडिया में हुआ है, लेकिन यूनानी होम्योपैथी ओरिजिनेट कहीं और हुआ है लेकिन इवॉल्व इंडिया में हुआ है। इसीलिए ये चारों मेनली हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर आ जाते हैं।
ना थर्ड हमारा आता है डिफाइन पंच महाभूता थ्योरी। अब देखिए ये जो पंच महाभूत थ्योरी है ये हमारी आयुर्वेदा का एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। ठीक है, तो इन पांचों से मिलके ही हमारी इस दुनिया में जितने भी स्पेशली जो हमारी बॉडी वगैरह है वो हमारी इन्हीं सबसे मिलके बनी है, और यही हमारा आयुर्वेदा का प्रिंसिपल भी है। और एक और प्रिंसिपल आयुर्वेदा के अंदर आ जाता है त्रिदोषा थ्योरी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो हमारा 3 फंडामेंटल एनर्जी के थ्रू गवर्न होती हैं, वात, पित्त, कफ। अब यहाँ पे ये कैसे क्या होता है इसको आप लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेना। आयुर्वेदा बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और अगर आप लोगों से मान लीजिए डायरेक्टली क्वेश्चन आता है डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, तो प्रिंसिपल हमारा यही दोनों पे हो जाता है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा सिद्धा है ना, सिद्धा का भी प्रिंसिपल यही दोनों ही है। तो सिद्धा और आयुर्वेदा काफ़ी मिलते जुलते हैं क्योंकि दोनों ही इंडिया के हैं, तो दोनों का प्रिंसिपल वगैरह सेम ही है ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट उतना आप लोग मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 6th क्वेश्चन की बात करें तो हमारा आता है डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ यूनानी सिस्टम। अब देखिए जो हमारा यूनानी सिस्टम है ये हमारा ह्यूमरल थ्योरी पे बेस है, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर हमारे 4 ह्यूमर्स होते हैं, ब्लड, फ्लैम, ठीक है, येलो बाइल और ब्लैक बाइल। तो ये चारों मिलके हमारा कह सकते हो ह्यूमन बॉडी कंसेप्ट बनाते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी क्या बोलता है कि लाइक क्योर्स लाइक, यानी कि देखिए जिस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हुई है वही चीज़ हमारा उस प्रॉब्लम को ठीक करने में भी हेल्प कर सकती है। लेकिन हम लोग करते क्या है कि जब जैसे मान लीजिए किसी वायरस की वजह से अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है बैक्टीरिया की वजह से, तो उसी वायरस बैक्टीरिया को अगर हम लोग बहुत ही स्मॉल डोज में बहुत ही डाइल्यूट करके यूज़ करें तो वही चीज़ हमारे सिम्टम्स को हेल्प करने में भी हेल्प कर सकती है। ठीक है, ट्रीट करने में भी हेल्प कर सकती है। तो ये हमारा होम्योपैथी का प्रिंसिपल होता है। बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें चाइनीज सिस्टम की, तो चाइनीज सिस्टम के जो प्रिंसिपल हैं तो इसके अंदर हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला होता है यिन यांग। अब देखिए यिन यांग क्या होता है, ये हमारा अपोजिट फोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। यानी मान लीजिए यिन अगर कोल्ड है तो यांग मतलब हॉट, यिन अगर पैसिव है तो यांग मतलब एक्टिव। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट फोर्सेज होती हैं बॉडी के अंदर जो कि बैलेंस होनी चाहिए अगर एक हेल्दी बॉडी मेंटेन करनी है। और 5 एलिमेंट्स की बात करें तो ऐसा माना जाता है चाइनीज सिस्टम में कि वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर, ये हमारी बॉडी के 5 और बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि बॉडी को गवर्न करते हैं। और उसके बाद एक टर्म इनके अंदर आता है, आप लोग को यहाँ पे QI लग रहा होगा लेकिन यहाँ पे बोला जाता है इसको ची। ठीक है, तो ये माना जाता है कि हमारा एक लाइफ का वाइटल एनर्जी होती है जो कि हमारी पूरी बॉडी में मेरिडियंस के थ्रू फ्लो करती है। मेरिडियंस हमारी बॉडी में कुछ चैनल्स होते हैं। देखिए ये चाइनीज सिस्टम के अकॉर्डिंग है, बाकी रियल में ऐसा नहीं होता है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन एल्कलॉइड्स। तो देखिए एल्कलॉइड्स हमारा क्या होता है, एल्कलॉइड्स हमारा एक टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो कि हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर हमें नाइट्रोजन एटम देखने को मिलता है हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर। तो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके अंदर हमें नाइट्रोजन होता है, बेसिक नेचर का होता है, ज़्यादातर हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और थोड़ा सा बिटर होता है टेस्ट में। और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए एल्कलॉइड्स को डिटेल में आप लोग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी इसके अंदर हमें ड्रैगन ड्रॉप्स टेस्ट हो गया, मेयर्स टेस्ट हो गया, हैगस टेस्ट, वैगनस टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है 10th नंबर पे हमारा डिफाइन ग्लाइकोसाइड्स। तो देखिए ग्लाइकोसाइड्स हमारे ऐसे, और ये भी हमारा, ये सारे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। तो ये हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हमें 2 पार्ट देखने को मिलता है, एक होता है शुगर पार्ट, एक होता है नॉन शुगर पार्ट। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ज़्यादातर हमारे क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, कलरलेस होते हैं, वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबल देखने को मिलते हैं। और इनके अंदर भी हमारे 4 टेस्ट आ जाते हैं, किलर किलानी टेस्ट, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट, रेमंड्स टेस्ट, लीगल्स टेस्ट। तो इनके बारे में डिटेल में आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेना। वोलेटाइल ऑयल्स की बात करें तो यहाँ पे ये हमारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जैसे कि पेपरमिंट ऑयल वगैरह, ये सारा इसी के अंदर आ जाता है। और ये इनको वोलेटाइल क्यों बोला जाता है, वोलेटाइल मतलब ऐसी चीज़ें जो कि एटमॉस्फेयर में रखने पे क्या हो, इवेपोरेट हो जाए, एक्सपोज हो जाए। ठीक है, मतलब कि उड़ जाए। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखिए इनका बहुत ही एरोमेटिक, मतलब कि इनकी ना स्मेल बहुत ही अच्छी होती है, या फिर कह सकते हो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। और वोलेटाइल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। और बाकी इनके टेस्ट की बात करें तो इनके अंदर एक सॉल्युबिलिटी टेस्ट है कि भाई ये हमारा वाटर में इनसॉल्युबल होगा तो हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। स्टेन टेस्ट होता है, टर्बिडिटी टेस्ट होता है, तो ये सारे हमारे टेस्ट हो जाते हैं। तो ये हो गए यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी फाइनली बात करें यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 में पहला क्वेश्चन आ गया फाइबर्स के ऊपर। अब देखिए फाइबर्स हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है कपड़ों वाले फाइबर्स की बात करेंगे। तो फाइबर्स हमारे लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। और इनको हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, नेचुरल फाइबर्स जैसे कि कॉटन, जूट, हेम्प, सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर। तो आपको पता है भाई कॉटन, नायलॉन, पॉलिस्टर, इन सबसे क्या होता है, हमारे कपड़े बनते हैं।
तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए आप लोगों से हो सकता है अलग अलग पूछें कि डिफाइन द बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेज ऑफ कॉटन, बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेज ऑफ जूट, बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेज ऑफ हेम्प। हमने तीनों को कंबाइन कर दिया। तो कॉटन का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो होता है एपिडर्मल हेयर्स ऑफ गॉसिपियम स्पेसीज, यानी कि गॉसिपियम की स्पेसीज, गॉसिपियम स्पेसीज के जो प्लांट होते हैं जैसे कि गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम एर्बोरियम, इनकी जो एपिडर्मल हेयर्स होते हैं वहाँ से हमें जो है देखने को मिलता है कॉटन। तो इसका यूज हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बैंडेजेस, कॉटन स्वैप्स यानी रुई वगैरह, पेपर इंडस्ट्री, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। जूट की बात करें तो ये हमारा कॉर्कोरस स्पेसीज के बास्ट फाइबर्स, यानी कि जो स्टेम का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है वहाँ से देखने को मिलता है। और कॉर्कोरस स्पेसीज में जैसे एग्जांपल के लिए कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस हो गया, ठीक है। तो इन सबसे हमें जूट देखने को मिलता है। और इसका यूज हम लोग यहाँ जो रस्सियाँ होती हैं, रोप्स होते हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्री, ठीक है, कारपेट, चटाई वगैरह, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। हेम्प की बात करें तो ये हमारा कैनाबिस सटिवा के स्टेम से देखने को मिलता है और इसका यूज भी हम लोग जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन हैलुसिनोजेंस। तो देखिए हैलुसिनोजेंस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि कह सकते हो ऐसा अफेक्ट करते हैं, जो कि ऐसी चीज़ें देखने और सुनने को फील कराते हैं जो कि रियल में नहीं होती हैं। मतलब ये हमारे थोड़ा सा नशीली दवाएं होती हैं, ठीक है, नशीले सब्सटेंस होते हैं जिनको खा के इंसान ऐसी चीज़ें देखने लग जाता है जो कि रियल में होती ही नहीं है। और टेराटोजेंस की बात करूँ तो देखिए टेराटोजेंस हमारे वो सब्सटेंस हैं जो कि कह सकते हो एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा होता है उसको बहुत ही हार्म करते हैं। यानी कि ये हमारे वो सब्सटेंस हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडी को बिल्कुल मना किए जाते हैं कि उनको नहीं लेना है, जैसे कि अल्कोहल, मरकरी और एक्सरे वगैरह नहीं करवाना। तो ये सारे हमारे टेराटोजेंस होते हैं। नेचुरल एलर्जेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक पर्सन में एलर्जी कॉज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे एलर्जिक होते हैं, जैसे कि पॉलन वगैरह हो गया, ठीक है, प्लांट्स वगैरह से। डस्ट माइट्स मतलब कि छोटे मोटे कीड़े होते हैं जो कि धूल वगैरह में देखने को मिलते हैं। और कुछ नेचुरल फूड्स होते हैं, जब भाई जैसे देखिए कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए, तो वो सारी चीज़ें हमारी नेचुरल एलर्जेंस के अंदर आ जाती हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारे वो कंपाउंड होते हैं जो कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ये बहुत जरूरी होते हैं, यानी कि ये प्लांट की सर्वाइवल में ही जरूरी होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सारे हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। इनको अगर हटा दिया जाए तो प्लांट का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा ग्लूकोज C6H12O6 और इनका रेशियो क्या होता है CnH2n। अब देखिए n की जगह आप लोग 6 रखो तो क्या आएगा C6H2n यानी कि CH12O6। तो यही तो भाई यही तो है हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो बाकी देखिए अब ये ग्लूकोज की भी मतलब ये कार्बोहाइड्रेट भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। मोनोसेक्राइड इसके अंदर सिंगल शुगर यूनिट होती है, डाइसेक्राइड 2 शुगर यूनिट, ऑलिगोसेक्राइड 2 से लेकर 10 शुगर यूनिट, पॉलीसेक्राइड 10 से भी ज़्यादा शुगर यूनिट्स। तो ये सारे हमारे हो गए। उसके बाद देखिए डिफाइन प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं भाई? प्रोटीन्स हमारे लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। बाकी देखिए एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम हमारा प्रोटीन से ही बने होते हैं और ये हमारे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट हमारा वो सब्सटेंस होता है जो कि किसी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो ये नेचुरल कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि कह सकते हो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं। और लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स क्या होते हैं भाई? देखिए केमिकली तो लिपिड्स को हम लोग बोल सकते हैं ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, यानी कि फैटी एसिड और अल्कोहल को मिलाते हैं तो हमें जो है एक ईस्टर देखने को मिलता है और वही हमारा लिपिड होता है। बाकी लिपिड के अंदर कुछ नहीं, जो हम लोग घर में घी तेल यूज करते हैं वो सारा हमारा लिपिड हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए अब आप लोगों से जो है बायोलॉजिकल सोर्स पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में बहुत सारे चीज़ों का अलग अलग। तो हम लोगों ने सबको कंबाइन कर दिया। जैसे मान लीजिए आप लोगों से पूछते हैं बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अकैसिया, तो अकैसिया का हो गया अकैसिया सेनेगल, ठीक है। अगार का हो गया जेलेडियम एमेंसली। ट्रैकाकैंथ का हो गया ड्राइड गमी एक्जुडेट ऑफ एस्ट्रागैलस गमीफर। हनी का हमारा हनी बीज मधुमक्खियाँ हो गई। जिलेटिन का हमारा पार्शियल कोलेजन के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमें जिलेटिन देखने को मिलता है। कैसीन हमारा काउस मिल्क से देखने को मिलता है। कैस्टर ऑयल हमारा रिसिनस कम्युनिस की सीड से देखने को मिलता है। चॉलमोग्रा ऑयल हमारा यहाँ पे हिडनोकार्पस विथ टियाने के सीड से देखने को मिलता है। वूल फैट हमारा शीप यानी भेड़ों से देखने को मिलता है। और बीज वैक्स हमारा हनी बीज से देखने को मिलता है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बाकी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं और सारी यूनिट्स अवेलेबल है फार्माकोग्नोसी की। तो अब इन 7 वीडियो को, ठीक है, 5 वन शॉट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स, इतना आप लोग देख लीजिए। एग्जाम में आप लोग को इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।